मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर का हम अभी सेकंड लेक्चर लेते हैं। कल हमने वर्ण व्यवस्था का अभ्यास किया, जिसके हमने देखा कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कौन कौन से है, क और च प्रकार व्यंजन क्या होते हैं, इसका अभ्यास किया। आज हम उसके आगे का भाग देखते हैं। ट वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, न, ढ, ढ। इन वर्गों में इनके ही उच्चारण से वो निर्माण होते हैं, इसीलिए ट वर्ग उन्हें कहते हैं। उसके आगे के त वर्ग के वर्ण त, थ, द, ध एंड न, इनमें उनका ही उच्चारण होता है, इसीलिए वो त वर्ग में ही आते हैं। और उसके आगे प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ, म, देखो जब भी हम उच्चारण करते हैं उनके हिसाब से ही होता है। प के लाइन के जैसा ही होता है, त के जैसा ही होता है, ट के जैसे ही होते हैं, इसीलिए उन्हीं के वर्ग कहते हैं। अंतस्थ वर्ग य, र, ल, वो, देखो इन उच्चारण से हमें क्या पता चलता है। अंतस्थ वर्ण का य, र, ल, यानी आखिरी इन उच्चारण में जीभ, दांत, होठ और हमारे जो ऊपर का जो भाग रहता है वो उनका सबके मिलाव से ही वो वर्ग अंतस्थ होता है। उनके बिना वो वर्ण बोले ही नहीं जा सकते हैं, इसीलिए अंतस्थ वर्ण उन्हें कहते हैं। उनमें सभी में वो वर्ग आते ही है। यह बोला, देखो कंठ से ये का उच्चारण होता है। र बोला, हमारी जो जीभ रहती है वो पूरी गोल होके र ऐसा ही होता है। ल हमारी जीभ ऊपर टेकी जाती है। वो चारों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तभी अंतस्थ वर्ग कहते हैं। उष्म वर्ग श, श, श यानी ह, इसमें उष्ण यानी गर्म, उच्चारण में ही उनको गर्म ऐसा महसूस होता है, इसीलिए उष्म वर्ग का उच्चारण होता है। अगस्त वर्ण आ, ज, ह, वो अगस्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? क्ष, त्र, न एंड क्ष। क्ष में क और क्ष का उच्चारण होता है। दो संयुक्त यानी दो मिलके उनका उच्चारण जब भी होता है, दो शब्दों से ही उनका उच्चारण होता है, इसीलिए उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। त्र में त्र, य और र, त्र का उच्चारण होता है। न्य में भी दो ही शब्द ए और न्य का उच्चारण होता है। हर एक में वैसे ही दो शब्द होते हैं, इसके ही वर्ण हो, इसीलिए ही वो संयुक्त वर्ण कहते हैं। हल चिन्ह कहाँ, कैसे और क्यों लगाया जाता है वो आज मैं आपको बताती हूँ। हल यानी ऐसे चिन्ह, कौन सी भी जगह पर हम काना, मात्रा, विलांटी ही लगाते हैं ऐसा ही नहीं है। हमने पहले भाग में हमने देखा कि कौन से भी शब्द ने हम वैसे लगाते हैं क्या, किसी जगह पर हमें हल चिन्ह का ही इस्तेमाल किया करते हैं। किसी भी व्यंजन को मूल रूप में देखना हो तो उसे हल चिन्ह लगाना होता है। उदाहरणार्थ क यह स्वर के साथ लिखा गया है। संख्या चिन्ह मानव वर्णमाला में अंकों के लिए प्राचीन भारतीय अंकों का आधुनिक अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होता है। देखो संख्या चिन्हों में मानव वर्णमाला में जो मानव वर्णमाला के अंक है, जो अंक है उनमें जो प्राचीन आधुनिक कैसे हुआ वो हम आज देखते हैं। कैसे भारतीय अंकों का आधुनिक अंतरराष्ट्रीय रूप कैसे प्राप्त हुआ। अंतरराष्ट्रीय रूप कैसे प्राप्त होता है आपको पता है, जब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तभी अंतरराष्ट्रीय रूप उसे प्राप्त होता है, इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय कहलाते हैं। देखो देवनागरी अंक पहले जो हमारे प्राचीन थे, पुराने थे, वो देवनागरी अंक थे। देखो 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये कौन से थे? हमारे पुराने थे। इसे बोलते थे देवनागरी अंक और मानक अंक। मानक यानी अभी जो प्रयुक्त रूप अंतरराष्ट्रीय स्थान जिन्हें मिला है वो कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन्हें मानक अंक कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी हिंदी भाषा में उनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए वो मानक अंक कहलाते। वर्ण के मानक अमानक रूप। वर्ण के मानक और अमानक रूप क्या होते हैं वो देखते हैं। समय के अनुसार वर्ण के लिपि चिन्हों में परिवर्तन होता है। समय जैसा जैसा बदलता है वैसा वैसा परिवर्तन होना ही है और हिंदी में वो परिवर्तन किया गया है। हिंदी में एक वर्ण के दो लिपि चिन्ह प्रचलित हो गए हैं। दो लिपि चिन्ह प्रचलित है। कौन से हमने आगे देखा है वो दो लिपि चिन्ह हो गए हैं। उनमें से एक पुराना हो चुका है, उसे अमानक रूप, और जो प्रचलित है उसे मानक वर्ण कहते हैं। जो पुराना हो चुका है उसे अमानक कहते हैं और अभी जो चालू है उसे प्रचलित कहते हैं। पुराना यानी है जो अंक है वो हमारे पुराने हो गए हैं। अभी मानक में वो जो है अभी अंतरराष्ट्रीय स्थान के उन्हें प्रचलित कहते हैं। वही चिन्ह वर्णमाला मानक रूप कहा जाता है। हिंदी में ऐसे दो हो चुके हैं। ये परिवर्तन की वजह से हुआ है, इसीलिए वो वर्णों के मानक अमानक रूप कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।